नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप झा सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं और मैं हूं अर्पिता एंकर। देखिए दर्शकों, एक बड़ा मुद्दा सामने आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव से ऐन वक्त पहले डोमिसाइल नीति पर जो बड़ा बयान दिया है कि बिहार में किसी अन्य राज्य के किसी व्यक्ति को काम करने नहीं दिया जाएगा, ना मौका दिया जाएगा कि यहाँ वो कोई नौकरी कर पाए, कोई जॉब कर पाए। डोमिसाइल नीति को पूरी तरीके से अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो खत्म कर देगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि जो छात्र परीक्षा देंगे उस परीक्षा में आने जाने का जो खर्चा होगा वो भी महागठबंधन की सरकार देगी। तो आखिर तेजस्वी यादव जो इतने बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहे हैं, समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे बिहार के लोग बड़ी तादाद में पूरे देश भर में काम करने के लिए जाते हैं, जा रहे हैं। देश क्या, दुनिया भर में जा रहे हैं। तो चर्चा जरूरी है कि क्या तेजस्वी यादव ये चुनावी राजनीति कर रहे हैं, इससे बिहार को फायदा होगा या बड़ा नुकसान होगा। प्रदीप सर, सीधे सवाल लेते हैं आपसे। बिहार का पलायन बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन बिहार की बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा रही। डोमिसाइल नीति का बहाना बनाकर बिहार की बेरोजगारी को कम करने की जो बात कही जा रही है, क्या लगता है? थोड़ा डोमिसाइल को थोड़ा समझाइए पहले हमारे दर्शकों को। अर्पिता, सबसे पहली चीज है कि डोमिसाइल का मतलब है कि आपके पास जहां जहां के आप रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप मूल निवासी अगर बिहार के हैं तो ही बिहार में आपको नौकरी करने का अधिकार मिलेगा। डोमिसाइल लागू करने का मतलब ये होता है कि हम कानून बनाकर ये तय कर दें कि बिहार में कोई भी नौकरी बिहार के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना सीधा है कि बिहार के बर्बादी का ये सबसे बड़ा कारण, डोमिसाइल अगर बिहार में लागू हो गया तो समझ लीजिए कि बिहार तबाह हो जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, ये समझने की आवश्यकता है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है अर्पिता। यहाँ पर कोई समुद्री तट नहीं है, जिस कारण से कई ऐसी उद्योग धंधे बिहार में लगना बंद हो गया। ठीक है, लग ही नहीं सकता जिसका कि आयात और निर्यात से संबंध हो, पहला। दूसरा, जब भारत समानीकरण की नीति देश में लागू की गई 6वीं शताब्दी में, उसके बाद से खनिज आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार में ही झारखंड भी था, तो उसको मिलाकर मैं बोल रहा हूं कि खनिज आधारित उद्योग बिहार में लगने बंद हो गए। बिहार में उसके बाद बाढ़ की समस्या का और सुखाड़ की समस्या का कभी कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद जो लगातार 40 वर्षों का कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, 43 वर्षों का बिहार में, 47 से 90 तक लगभग, उस दौरान और उसी दौरान बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियां भी बहुत ताकतवर हुआ करती थी। इन दोनों के तालमेल से बिहार में राजे महाराजाओं के द्वारा जितने उद्योग धंधे लगाए गए थे, चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा, पेपर मिल, ये सभी के सभी मिल बंद हो गए। ठीक है, अब स्थिति ये है। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का 15 साल का जंगल राज आया, तो जितने मतलब जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे वो सब के सब बाहरी प्रवासी जितने थे, मारवाड़ी आधा भाग गया, पंजाबी पूरे के पूरे भाग गए, जैन पूरे के पूरे भाग गए, सिख व्यवसायी जितने थे बिहार छोड़कर भाग गए, बंगाली व्यवसायी छोड़कर भाग गए। जो बिहार के बाहर के जो मुस्लिम व्यापारी थे वो सब के सब बिहार छोड़कर भाग गए। का अब परिणाम क्या हुआ कि बिहार के 80% लोग रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं। अब जिस राज्य का 80% युवा नौकरी करने के लिए बाहर जाता हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ये कहता है कि हम राज्य में डोमिसाइल लागू करेंगे, तो अब तक तो बिहारी को केवल भगाया जाता है, उसके बाद तो बिहारियों की बिहार के बाहर जो है हत्या कर दी जाएगी। इसलिए कि कहा जाएगा कि अब तुम तो खुद भीख मांगते हो, पूरे देश में घूम घूम कर बिहार के लोग मांगते हैं, और बिहार के लोगों को भीख भी नहीं मिलेगी बिहार के बाहर। बिहार का रोजगार कितना है? जितना रोजगार है बिहार के अंदर, उसके 10 गुना बिहारी बिहार के बाहर नौकरी करता है। प्रदीप जी, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 2-2.5 करोड़ बिहारी लगभग बाहर रहते हैं काम करने के लिए। आपको याद होगा कोरोना टाइम पे जब वो आंकड़े खुल के धीरे धीरे आ रहे थे,
तो ये जो पलायन है 2-2.5 करोड़ बाहर रहते हैं, और अगर नौकरी के लिहाज से देखें तो इस 2-2.5 करोड़ में कम से कम नहीं तो 50 से 60 लाख, जो मेरा अनुमान है, देखिए तथ्य तो कुछ और होगा, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि 50 से 60 लाख बिहारी बाहर काम कर रहे होंगे। परिवार साथ में है तो ये संख्या मिलकर 2-3 करोड़ पहुंच जाती है। और इसीलिए जिस बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं भविष्य देश के तमाम राज्यों से बन रहा है, बढ़ रहा है, तय हो रहा है, उसी बिहार में देश के बाकी राज्यों को भला इस तरीके से रोकना कहाँ से जाएगा। ठीक कहा आपने प्रदीप जी, ये पूरी नौटंकी चुनावी नौटंकी लगती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अर्पिता, ये चुनावी नौटंकी तो है, लेकिन ये बोल देना इतना बड़ा पाप है, इतनी बड़ी बचकानी हरकत है। एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार में के मुंह से ये बात निकलना एकदम ये साबित करता है कि ये व्यक्ति कहीं विधायक बनने लायक नहीं है, और मुख्यमंत्री बनने की बात आप छोड़ दीजिए, इतना बचकाना बयान। बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है, तेजस्वी यादव के बयान का बीजेपी ने विरोध किया है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार के लोगों को, बिहार के वोटर्स को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि भाई डोमिसाइल ले आएंगे तो आपका रोजगार जो है बटेगा नहीं, सब आपको मिल जाएगा। सवाल तो पहला ये होना चाहिए कि बिहार में रोजगार है कहाँ, बिहार में नौकरियां है कहाँ। अर्पिता, दो बातें हैं इसमें, बिहार में रोजगार है उस पर पहले बाद में आते हैं। पहले मैं बताता हूं कि बीजेपी के बारे में जो आपने कहा है, तो बीजेपी भी दूध की धुली हुई नहीं है, ठीक है, बीजेपी भी वोट बैंक की राजनीति करती है। मैं सुन तो लिए पहले, आज से कुछ वर्ष पहले की बात है जब हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के लोगों के लिए वहां के निजी क्षेत्र में भी 75% सीटें रिजर्व करने की बात कही थी, ठीक है, लेकिन वहां पर जो मैंने चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, वो उसी ने रोक लगा दिया उस पर कि नहीं ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। वैसे ही ये बिहार में भी नहीं हो सकता, ये तो केवल झूठ की खेती हो रही है ये, और इसीलिए झूठ की खेती में मैं भाजपा आरजेडी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, आपके लिए, पत्रकारिता के लिए जनता का हित महत्वपूर्ण है। भाजपा और राजद तो आपस में सड़क पे फड़िया है, जो गलती करेगा उसकी हम खिताई करेंगे, उसकी कान कनेठी देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसका प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो आज इस तेजस्वी यादव के बयान का बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, आरजेडी के जो समझदार नेता है उनको विरोध करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए, तेजस्वी यादव को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए कि भाई डोमिसाइल होता क्या। लगता है कि डोमिसाइल वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इस पर मुझे शक हो रहा है अब कि डोमिसाइल, अब ये भी एक शक होता है कि जिस बिहार की इकोनॉमी चलती है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहलाती है बिहार को कहा जाता है मनी ऑर्डर इकोनॉमी स्टेट। बिहार में रहने वाले अधिकतर लोग बिहार से, जब जिसके घर के बच्चे बाहर में कमा रहे हैं उसके द्वारा भेजे गए पैसे से परिवार चलता है, राशन खरीदता है, अनाज खरीदता है, वहां का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जिसके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, इतना बचकाना बयान, ये बयान तो मुझे लगता है मुखिया का उम्मीदवार नहीं दे सकता, इतना नीचे स्तर का बयान है, बड़ा बयान है। पूरी चर्चा का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आईना दिखाएगा तेजस्वी यादव को, रोहिणी आचार्य। अभी चुनाव लड़ा 2024 में रोहिणी आचार्य के जो पति है कोई विदेशी तो है नहीं, है तो वो भी बिहारी होने के नाते वो विदेश में बैठ के क्या कर रहे हैं, विदेश से जाके पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब खुद जाके विदेश में जाके आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से बिहार में कमाने के लिए आए तो आप कहेंगे नहीं भैया नहीं आ सकते। ये क्या है, ये तो देखना चाहिए तेजस्वी यादव को। नहीं, बात बिहार की नहीं है अर्पिता, विदेश की नहीं है ना, यहाँ तो बात देश की है। भारत एक इकाई है, सबसे पहले समझिए, भारत एक इकाई है, पूरा हिंदुस्तान एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों को हर जगह रोजगार करने की आजादी होनी चाहिए, नौकरी करने की आजादी होनी चाहिए, पढ़ाई करने की आजादी होनी चाहिए। हर जगह इस देश का एक एक इंच इस देश के 140 करोड़ जनता का है, वो बिहार का ही जमीन हो या कश्मीर का जमीन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का जमीन हो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक एक ईंट जो है इस देश का, एक एक टुकड़ा जो मिट्टी का है, वो सब इस देश के नागरिक का बराबर का अधिकार है। जब राज ठाकरे
या उद्धव ठाकरे कहता है वहां महाराष्ट्र में कि बिहारी को यहां भगाएंगे, तो उस समय भी हम बिहारी क्यों गाली देते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को? इसीलिए ना कि मुंबई हमारा भी है, मुंबई किसी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बाप का नहीं है। वैसे ही बिहार भी उतना ही बिहारियों का है जितना तमिलनाडु के लोगों का है। बिहार उतना ही बिहारियों का है जितना मराठियों का बिहार है, ठीक है। इसीलिए बिहार का कहीं भी देश भर के अंदर किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, क्षेत्र, राज्य के आधार पर नौकरी करने, जीवन यापन करने, पढ़ाई करने, शिक्षा प्राप्त करने पर कोई व्यक्ति रोक लगाता है अगर, तो विघटनकारी है, वो विघटनकारी है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है ऐसे लोग, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये बात अर्पिता अगर तमिलनाडु के लोग बोले तो समझ में आती है, ये बात मुंबई के लोग बोलेंगे, गुजरात के लोग बोलेंगे तो समझ में आती है कि उनको नुकसान हो रहा है बिहारी से। अरे भाई, बिहार में पटना में किसी गुजराती को देखा है नौकरी करते हुए? किसी भी कहीं पर प्लेट साफ करते हुए देखा है किसी गुजराती को? तेजस्वी यादव से पूछिए तो किसी मराठी को पटना में तमिलनाडु के लोगों को कभी प्लेट साफ करते हुए, रिक्शा चलाते हुए देखा है तेजस्वी यादव ने? या किसी ऑफिस में चपरासी का काम करते हुए या टीचर का काम? उत्तर प्रदेश के कुछ लोग अभी शिक्षक की नौकरी करने के लिए आ गए तो इनको अखर रहा है, और बिहार के लाखों लोग जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप अगर बंद कीजिएगा उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी करने से, तो बिहार का लोग तो जाइए ना बगल में गोरखपुर में, जाइए बगल में बनारस में, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां उनको मारकर नहीं भगाएंगे लोग उत्तर प्रदेश के लोग? बंगाल में कोलकाता चले जाइए, कोलकाता में हजारों टैक्सी ड्राइवर बिहार के रहने वाले हैं, बेचारा गरीब आदमी है, वहां किसी प्रकार से नौकरी करता है, ढाबा चलाता है, चाय बेचता है, वहां लोग मार के नहीं भगाएंगे बिहारी को? अगर आप बाहर के लोगों को रोकिएगा यहाँ नौकरी देने से, तो आप तो जान खतरे में डाल रहे हैं बिहारियों का। भाई, ऐसा कोई बिहार का उम्मीदवार होता है सीएम पद के लिए? बताइए आप, इतनी बचकानी हरकत, ये बचकाना तेजस्वी यादव का बयान बिहारियों को परेशानी में डाल सकता है। उन राज्यों में जहां बिहारी बड़े तादाद में काम कर रहे हैं, एक नफरत का बीज कहीं ना कहीं तेजस्वी बो रहे हैं, जिससे तेजस्वी को चुनाव इस साल में बचना चाहिए। आप सर सवाल ले लेते हैं, अब ये स्टैंड चुनावी है तो क्या फायदा होगा तेजस्वी को इससे, या नुकसान भी हो सकता है? क्या लगता है इस बयान का, अगर आप तुलना करें? अर्पिता, मैं बताऊं, अभी भी बिहार के लोग, बिहार के जो मैं क्या बताऊं, बिहार में चूंकि शिक्षा का स्तर जो है कई राज्यों की तुलना में बिहार में बहुत ही खराब है। लोग बहकाने में बहकते हैं ना, यहाँ तो वोट लेना सबसे आसान काम है। वोट लेने के लिए केवल आपको भड़काने की जरूरत है। बिहार में लोगों को भड़काया जाता है वोट लेने के लिए, डराया जाता है लोगों को, चाहे वो बीजेपी करे, नीतीश कुमार करे, तेजस्वी यादव करे, सब करे, केवल डरा कर बिहार की जनता को वोट लेने वाले। इसीलिए मैं वोट के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि वोट किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव सीएम भी बन सकते हैं, हो सकता है डोमिसाइल नीति की घोषणा करने के बाद उनको वोट मैंने छिट्टा में भर भर के मिले, उनको वोट झोला में छोड़ दीजिए, छिट्टा में मिलेगा, हो सकता है। लेकिन ये बिहारियों के लिए, बाहर में जो बिहारी रह रहे हैं ना, उनके लिए अगर कोई बुरा समय आएगा, अगर लोग मार कर भगाएंगे, तो जिम्मेवार केवल तेजस्वी यादव होंगे, या इस प्रकार के बयान देने वाले लोग जिम्मेवार होंगे। जब बिहारियों पर बाहर में कोई आफत आएगी अगर, तो इसके लिए जिम्मेवार तेजस्वी यादव होंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ। बात वोट किसको मिलेगा, सरकार किसके मिलेगी, ये बात बाद की बात है। एक बात साफ है कि तेजस्वी यादव जिस पद पर है, बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिस कर्ता धर्ता के रूप में तेजस्वी यादव इस वक्त है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार के रूप में है, ऐसी बयानबाजी करके थोड़े भी चुनावी लाभ के लिए एक बड़ा बवाल पैदा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। हो सकता है इसका फायदा थोड़ा बहुत चुनाव में उनको मिल भी जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, बिहार के लोगों को कठिनाइयों में डाल सकता है। चलिए प्रदीप जी, आपने इस तमाम विषय पर जो बातें रखी है बड़ी स्पष्ट तरीके से आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं किस मसले पर और किस तरह की बात सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।